नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम कल के टाइम पर मतलब कल के दिन क्या पढ़ रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। और दोस्तों आज भी हम उसी के पार्ट को आगे लेकर के बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा कल का पार्ट जो था बीच में थोड़ा रह गया था और आज उसके एमसीक्यू वगैरह भी करवाने हैं। पीवाईक्यू जो आए हैं पिछली परीक्षाओं में, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, एनडीए का हो, चाहे एसएससी का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, यूपीएसआई का हो, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। मैंने बताया था कि जब जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम अंदर से देखते हैं तो उसको 3 लेयर्स में हम बाँट सकते हैं। एक अपनी होती है भूपर्पटी, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। नंबर 2 पर आती है मेंटल और उसके बाद आती है नंबर 3 पर कोर। कोर का मतलब क्रोडी, जहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, ठीक है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं और आज उसी चीज़ को लेकर के आगे मतलब कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मतलब महाद्वीपीय सिद्धांत वगैरह होते हैं उनको, उसके बाद में भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, हर चीज़ को हम एक्सप्लेन करके पढ़ते चले जाएँगे चीज़ों को। लेकिन आज की क्लास में हम जो हमारा जो पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो हमारे एमसीक्यू हैं उनको लगा करके हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में आपको फिर से मिल जाएँगे, ठीक है? तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जो मेंटल वगैरह के बारे में कल हमने बता दिया था, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा क्विक रिवीजन यहाँ पर आपका करवा देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कल फिगर से आपको समझाया था कि इस टाइप से क्या होता है, ये फिगर था, ठीक है? इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, ये पानी वगैरह भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि ये एक लेयर होती है, एक लेयर ये होती है। तो अब यहाँ पर जब लेयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेयर्स की अगर बात करते हैं हम, तो ये जो अपनी होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है? इसको यानी कि हिंदी में भूपर्पटी, भूपर्पटी, ठीक है? ठीक है, तो भूपर्पटी बोलते हैं इसको, ठीक है? बात करते हैं बीच की, तो इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल। और अगर थर्ड की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कोर या इसको हम बोलते हैं क्रोड, ठीक है? तो कोर हो गया, क्रोड हो गया, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था कल की क्लास में। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये जो भूप्रपट्टी है, इस पर जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जिस पर हम लोग चल रहे हैं इस टाइम पर, वो सभी चीजें क्या है, हम लोग क्रस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर क्रस्ट हो गया। मेंटल होता है जो मध्य का भाग होता है, पृथ्वी का जो मध्य का भाग होता है। लावा वगैरह जो होता है इसी से निकलता है, लावा वगैरह क्या होता है, इसी से आता है, ठीक है? लावा वगैरह जो होता है वो इसी चीज से निकल करके बाहर आता है। और बात करते हैं कोर की, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है सूर्य के समान होता है। टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य के समान, सूर्य के समान क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है, जिसके बारे में आज की क्लास में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ते चलेंगे और आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर इस क्लास को फोकस के साथ पढ़ लेते हैं, आइंदा आपको कभी इस मतलब इस टॉपिक को कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना नाम का ये जो टॉपिक है, इसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। एंड जब आप क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो हमने कंटेंट पढ़ाया है क्वेश्चन उसी से बनते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ाकर चले जाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे उसके एमसीक्यू आपको लेकर दिखाएंगे और पीवाईक्यू उससे आए हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एनालिसिस करके ही आपके सामने कंटेंट को लेकर के आते हैं। तो आज की आगे चलते हैं। जैसा कि सबसे पहला अपना पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। तो भूपर्पटी क्या होता है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो भूपर्पटी क्या होता है, इसकी अगर मुख्य बिंदु की बात करते हैं, तो इसकी औसत मोटाई होती है 30 किलोमीटर। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, यानी कि ये जो है मोटाई इसकी, ये मोटाई जो है ये कितनी है, 30 किलोमीटर है। कितनी है, 30 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, जो भूपर्पट्टी होती है, क्रस्ट अपना होता है, उसकी जो मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है, ठीक है? यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है। अब देखो, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये सबसे पतली परत है। ये जो परत है अपनी सबसे पतली परत है। नंबर 2 पर जो मोटी आती है वो अपनी मेंटल आती है, नंबर 3 पर जो आती है वो कोर आती है, ठीक है? इस तरीके से आपको याद रखना है। मतलब जो सबसे पतली है, ऐसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पतली कौन सी होती है, क्रस्ट, तो क्रस्ट हो गया। क्रस्ट से बड़ा कौन होता है, तो कोर हो गया। एंड कोर से बड़ा होता है मेंटल। अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन के रूप में ये चीजें ऐसे इस तरीके से चल रही होती है। देखते हैं आगे।
तो यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है और सबसे पतली परत होती है। अब देखो बाहरी का मतलब क्या हो गया, या ये कोर में तो कोई रह नहीं रहा है, यहाँ पर कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, मेंटल में कोई रह रहा है नहीं रह रहा है, लेकिन रह कहाँ पर रहा है, क्रस्ट के ऊपर, यानी कि जो हमारा धरातल है, तो धरातल के ऊपर रह रहे हैं हम, यानी कि जो अपना मतलब सतह होती है, जिस सतह पृथ्वी की जो सतह है जिस पर हम लोग चल पा रहे हैं वही अपनी क्रस्ट है, तो क्रस्ट पर ही क्या होता है, ये सबसे पतली भी होती है और ये तैरती रहती है। या पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% है, मैंने बताया ना आयतन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सबसे कम जो परसेंटेज आता है वो किसका आता है, तो वो आता है अपना क्रस्ट का, तो मात्र कितना 1%। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको विजुअल होने में आसानी रहेगी। इस परत को लिथोस्फेयर भी कहते हैं। अब देखिए कई एक मतलब ऐसा तो है नहीं किसी का एक ही नाम होता है, जैसे मेरा नाम राघव है तो दूसरा भी नाम हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। बात करते हैं उसी तरीके से जो अपना क्रस्ट होता है, क्रस्ट को हमने भूपर्पटी तो बोल दिया, इसका एक नाम और होता है, जब क्या होता है इसका नाम लिथोस्फेयर, क्या होता है लिथोस्फेयर, ठीक है दोस्तों। तो अपनी जो होती है जो पृथ्वी की सतह होती है उसको क्या मतलब जो पृथ्वी की सतह है यानी कि क्रस्ट वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। देखिए तो इस परत को हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा लिथोस्फेयर। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय होती है तथा निचली क्रस्ट क्षारीय होती है। देखिए अभी हमने मेंटल पढ़ा नहीं है, तो मेंटल का जो प्रकृति होती है जो उसका नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है यानी बेस होता है। बट अगर बात करते हैं हम यहाँ पर देखिए ये है, अब ये देखो क्रस्ट क्या है किससे लगी हुई है, तो मेंटल से लगी हुई है, क्रस्ट किससे लगी हुई है, मेंटल से, है ना। अब जब क्रस्ट, अब ऐसा तो है नहीं क्रस्ट के ऊपर वाले भाग में मान लेते हैं ये क्या होगा, अम्लीय हो गया, ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक। बट अगर हम बात करते हैं इसकी जो ये वाला पार्ट है ये किनारे का, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या होगा, कुछ तो टर्म किसके होंगे, तो क्रस्ट के यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी होंगी और कुछ चीजें तो मेंटल वाली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, यानी कि एक ही जगह पर ऐसा ऐसा तो होता नहीं कि हमारे ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है जिसके साथ हम रह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो है कि जहां हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लेते हैं हम स्टूडेंट लाइफ में, तो बच्चे घर पर भी पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ाई करते हैं, तो एक घर का क्या होता है वातावरण देखने को मिलता है, और उसी के साथ में क्या होता है जब लाइब्रेरी जाता है तो उसको लाइब्रेरी का भी वातावरण मिल रहा है, तो वो क्या है, वो दोनों तरफ क्या है, दोनों चीजों को लेकर के क्या चल रहा है, बैलेंस करके चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कुछ इसके ऊपर प्रभाव जो पड़ रहा है वो क्रस्ट का पड़ रहा है यानी कि एसिडिक, और यहाँ पर मेंटल भी है तो मेंटल होता है क्षारीय, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर थोड़ा क्षारीय वाला इसकी प्रकृति भी हो रही है, तो ये वाला जो एरिया होता है ये वाला यहाँ पर क्या होता है, मेंटल का जो क्षारीयपन होता है वो होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो क्रस्ट का अम्लीयपन होता है वो अम्लीयपन यहाँ पर होता है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऊपरी क्रस्ट ये तो हो गया, या दो भागों से मिलकर बनी हुई है, जो अपनी क्रस्ट होती है उसके दो भाग होते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट, और दूसरा जो भाग होता है जिसको बोलते हैं महासागरीय क्रस्ट यानी कि ओशियानिक क्रस्ट, और ये होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए दो महासागरीय क्रस्ट होती है, महासागरीय का मतलब क्या हो गया, महासागरीय का मतलब क्या हुआ, जो महासागर के नीचे वाली परत है, यानी कि जैसा कि कोई सागर है, ठीक है, मान लेते हैं ये सागर है, शायद विजिबल ना हो तो हम आपको दूसरे से बता देते हैं, तो मान लेते हैं ये सागर, ठीक है, ये क्या है सागर, ठीक है, ये क्या है सागर, तो इसके नीचे की जो एक प्लेट होती है, प्लेट यानी कि जो जिसके ऊपर क्या है महासागर है, वो क्या हो जाएगा अपना महाद्वीपीय क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, कैसे क्रस्ट, वो कैसे क्रस्ट है, तो वो महाद्वीपीय वो महाद्वीपीय क्रस्ट है, तो जिसके ऊपर महाद्वीप है वो महाद्वीपीय क्रस्ट है, जिसके ऊपर महासागर है तो वो महासागरीय क्रस्ट हो जाती है, ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बात करते हैं महासागरीय क्रस्ट, यह महाद्वीपों के नीचे है, तो ये किसके नीचे, महाद्वीपों के नीचे है, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि ये किसके नीचे है, तो महाद्वीपों के नीचे है, ठीक है, ओके। महाद्वीपीय क्रस्ट जो क्रस्ट है वो किसके नीचे होगी, तो महाद्वीपों के, महासागरीय क्रस्ट होगी तो किसके नीचे होगी, महासागरों के, ठीक है, इतना याद रखना है। इसकी मोटाई क्या होती है, 30 से 70 किलोमीटर की होती है, इसकी मोटाई जो है वो 30 से 70 किलोमीटर की है, और महासागरीय की मोटाई जो होती है 5 से 10 किलोमीटर के बीच में होती है। देखिए अब बात करें इसकी मोटाई जो होगी 30 से 70 किलोमीटर हो गई, अब आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे मोटी कौन होगी, मोटी वही होगी ना जिसकी लेंथ बड़ी होगी, 30 से 70 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं क्या, महाद्वीपीय क्रस्ट, और ये होता है 5 से 10, यानी कि ये
इसमें 5 किलोमीटर का अंतर है, 5 किलोमीटर का अंतर, 5 किलोमीटर का। बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 40 किलोमीटर का अंतर है ना। तो अब 40 किलोमीटर का अंतर है तो मतलब ये तो मोटी होगी ही। और इसकी मोटाई क्या होती है, केवल 5 से 10 किलोमीटर होती है, तो कम होगी मोटी। यानी कि ज्यादा मोटी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर अधिक मोटी कौन सी क्रस्ट होती है, तो आप बताएंगे कौन, महाद्वीपीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट की अगर बात करते हैं वो कितनी होती है, तो वो 5 से 10 किलोमीटर के बीच की होती है। या बेसाल्ट चट्टानों से बनी, ये बहुत ज्यादा जरूरी फैक्ट है और इससे काफी बार क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्जाम में, आपको अभी दिखाएंगे हम। तो देखिए जो महासागरीय क्रस्ट होता है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से, याद रखिएगा ग्रेनाइट चट्टानों से। अब चट्टाने, अब अगर यहाँ पर हम समझाने चल जाएंगे कि ग्रेनाइट क्या होता है, बेसाल्ट क्या होता है, तो बहुत लेंथी क्लास चली जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखो हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम चीजों को पढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आता है हम पारंगत हो जाते हैं। बट क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एक साथ में खिचड़ी बना देते हैं बिल्कुल, कि उसमें आलू भी डाल दिया, बंद गोभी भी डाल दी, उसमें खीरा भी डाल दिया, मतलब कुछ भी डाल दिया भाई। ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक सिस्टमेटिक होता है। अगर तुम्हें चावल बनाने ही है तो आपको पता होना चाहिए उसकी रेसिपी क्या होती है। ऐसा नहीं कि उसमें मूली भी डाल दी, खीरा भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, इससे नहीं बन पाएगी। तो वही होता है कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके की जरूरत होती है, ना कि ऐसे ही कि कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से भी उठाकर पढ़ लिया। अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका पहले तो हमें किस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने यूपी कांस्टेबल की तैयारी को शुरू किया है, तो सबसे पहले तो हमारी आंखों के सामने उसका सिलेबस होना चाहिए। यानी कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, वो कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, उसका लेवल क्या है, तो इन चीजों को लेकर पढ़ना पड़ता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन बैच का फायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं कोई भी चीज, तो आप क्या होगा, अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएसएल हो गया, सीजीएल होगा, कहीं पर भी बैठ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप यूपी कांस्टेबल में बैठेंगे नहीं बनेगा, यूपीएसआई में बैठेंगे नहीं बनेगा, लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर फाउंडेशन आपने पढ़ लिया तो आप हर एग्जाम में बैठने के लिए लायक है, ठीक है। बट आपके सामने क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। कि जैसा नहीं बोला जाता था कि अर्जुन का जो निशाना था, यानी कि जो उसका फोकस था, चिड़िया की आंख के ऊपर ही था, तो उसी तरीके से आपका जो फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए अपने एग्जाम को लेकर टारगेट करने के लिए, यानी कि हमारे सामने उसका सिलेबस हो बिल्कुल करेक्ट, और उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, ये हमारे रोड में पूरा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, टीचर्स से गाइडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। और हम लोग भी यहाँ तक आए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ठोकरें नहीं खाई हैं। जब हम लोग अपनी तैयारी के दौर में थे तो हम लोगों के पास भी ऐसी ही समस्याएं थी, कोई हमें समझाने के लिए कोई चीजें नहीं था, ठीक है। तब जब हम तैयारी कर रहे थे तब भी ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी थी, तो काफी हम लोगों को मदद हुई। बट अब तो क्या है कि ऑनलाइन ही चल रहा है हर चीज, आपको जितनी तैयारी करनी है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि चीजों को इतने फोकस के साथ पढ़िए कि बस आपका टारगेट है कि अगर मुझे यूपी कांस्टेबल करना है, अग्निवीर की क्या करनी है कि अग्निवीर में नौकरी लेनी है, तो आप 100% ले लेंगे, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, महाद्वीपीय जो क्रस्ट होती है वो किससे बनी है, तो ग्रेनाइट। बस एक फैक्टर याद रखना है कि जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट होती है वो किससे बनी है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। महासागरीय क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, तो बनी हुई है अपनी बेसाल्ट चट्टानों से। बस इतना यहाँ पर आपको याद करके रखना है, और क्वेश्चन बनेंगे और धांसू करके बनेंगे, आप लोग देखते जाइए। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मेंटल, यानी कि जो अपना मध्य का भाग होता है, और मध्य के भाग से ही क्या होता है, मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है, मैग्मा। मैग्मा जो ज्वालामुखी जब फटता है तो जब लावा बाहर निकलता है, लावा ही जब अंदर होता है उसको मैग्मा बोला जाता है। तो देखिए यह क्रस्ट के नीचे की परत होती है, जो लगभग 35 किलोमीटर से शुरू होकर के 2900 किलोमीटर तक जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर अगर फिगर बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम फिगर बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अपना भूपर्पटी हो गया, क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, अपना मेंटल हो गया। अब देखिए ये तो हो गया मेंटल। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था, देखिए कितना होता है, 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने ये वाली परत बताई थी आपको 30 किलोमीटर बताई थी, कितनी, 30 किलोमीटर की बताई, ठीक है। कितनी बताई है, 30 किलोमीटर की ये परत बताई है हमने, कितनी, तो 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर की बता दी हमने।
अब देखो 30 हो या 35 हो यार, एवरेज चलता रहता है कि 30, 35, 32, 34। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 30 किलोमीटर से, यहाँ पर 30 ही मान लेते हैं। अगर ये 30 किलोमीटर और ये जो होती, ये होती 2900 किलोमीटर। कितनी होती? 2900 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर की ये जो दूरी है, यही क्या है? अपनी मेंटल की है। क्या है? मेंटल। ये होता है अपना मेंटल, याद रखिएगा। तो मेंटल की अगर दूरी की बात करते हैं तो मेंटल की दूरी जो होती है, एक सेकेंड, हाँ, मेंटल की जो दूरी होती है 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है और इस तरीके से पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा। कहाँ गया? हाँ, देखो, तो ये हो गया 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, बता दिया मैंने। अब बात करते हैं ये आंतरिक अवस्था अर्थात प्लास्टिक के समान समान होता है। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा, अब मैंने मेंटल के बारे में बताया, देखिए मेंटल के बारे में थोड़ा हम अपने हाथों से एक्सप्लेन कर दें तो ज्यादा मजा आ जाएगा ना। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर होती है, कहाँ पर? हाँ, यहाँ एक, यहाँ पर क्या होती है? लेयर होती है, ये एक लेयर होती है। कितनी? तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से 300 या 400 किलोमीटर तक, ठीक है, 300 किलोमीटर तक क्या होती है? एक लेयर होती है। कौन सी लेयर? ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर, याद रखिए। तो 100 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 300 किलोमीटर तक जाती है। यही जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बलता, दुर्बलता मंडल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलते हैं। यानी कि जो मैग्मा की बात कर रहा था मैं, यानी कि मैग्मा यहाँ से निकलता है, तो मैग्मा कहाँ से निकलता है? तो मैग्मा यहीं से निकलता है। ये जो प्लेट होती है यहीं पर क्या होता है? मैग्मा भरा हुआ होता है, यहीं से क्या होता है? मैग्मा बाहर निकलता रहता है, इस तरीके से फटता है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। जब भी ज्वालामुखी जहाँ पर होता है वहां से फटता है, तब यहीं से निकलता है। अब बात कर लेते हैं क्या हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताइए कि दुर्बलता मंडल किस मंडल में स्थित होता है, दुर्बलता मंडल किस मंडल में स्थित होता है, या दुर्बलता मंडल किस मंडल को बोलते हैं, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मेंटल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मेंटल। ये अपना क्या है? मेंटल, ठीक है, ये होता है अपना मेंटल। इस चीज को आपको याद रखना है बस। तो ज्वालामुखी के दौरान या तरल मैग्मा जो होता है इसी परत से निकलता है, मैंने आपको बता दिया। और जब मेरी बात पर आप ध्यान रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको पीपीटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पीपीटी के पॉइंट जो है मैं अपने ये मौखिक भाषा से बता रहा हूँ, अपने हाथों से लिख करके बता रहा हूँ, तो आपके माइंड में कंफर्म है कि बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी टीचर्स की तरह नहीं है कि मैंने कुछ लिखा नहीं है, आया पीपीटी पर बस टिक मारता चला गया और बस क्लास खत्म। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए ज्वालामुखी का दौरान क्या होता है, जो तरल मैग्मा होता है, तरल मैग्मा की बात करते हैं, कहाँ से निकलता है? दुर्बलता मंडल से। कहाँ से? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहाँ है? कहाँ है? तो दुर्बलता मंडल अपना उसमें है, मेंटल में, ठीक है। इसे ऊपरी मेंटल या निचले मेंटल में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिटाल देते हैं थोड़ा, रुकिए हम दूसरा ही फिगर बना देते हैं यहाँ पर। मिटालना क्यों है? देखिए ये अपनी क्या हो, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इसकी, ये तो क्रस्ट हो गया, ये हो गया अपना मेंटल। अब मेंटल में क्या होता है? दो चीज, दो लेयर होती है, दो लेयर। एक लेयर क्या होती है? इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपर, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, यानी कि निचली, वो सॉरी सॉरी सॉरी, क्रस्ट बता दिया। क्रस्ट तो ऊपर होता है ना, ये होता है मेंटल अपना। क्या होता है? मेंटल, याद रखिएगा, मेंटल। सॉरी दोस्त, थोड़ा गलती हो जाती है फ्लो फ्लो में। अब देखिए, तो ये क्या हो गया? निचले, निचला मेंटल हो गया, निचला मेंटल, यानी कि लोअर मेंटल, ठीक है। ये अपर मेंटल हो गया, अपर मेंटल यानी कि ऊपरी, ऊपरी मेंटल, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, मेंटल को कितने तरीकों में बांट सकते हैं? तो मेंटल को बांटने के दो तरीके हैं, यानी कि उसको अपर मेंटल में बांट दिया, या तो इसको हम लोअर मेंटल में बांट देते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए, तो इसको ऊपरी मेंटल हो गया और इसको निचला मेंटल हो गया, इन दोनों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं।
दुर्बलता मंडल यहीं पर होता है। तरल मैग्मा कहाँ से निकलता है? इसी परत से निकलता है। आंतरिक अवस्था में क्या होता है? प्लास्टिक के समान क्या होता है? भरा रहता है। मैंने बताया कि दुर्बलता मंडल में प्लास्टिक के समान यानी कि तैरता हुआ क्या होता है? मैग्मा भरा रहता है। यह ठोस अवस्था में है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जो है दुर्बलता मंडल तरल प्लास्टिक की तरह बहता है। अभी जैसा मैंने यहाँ पर बताया, ये जो होता है यहाँ पर, यही तो है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट एक होगा, ये 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 जो पॉइंट है, यस, ये जो पॉइंट है ये वाला, तो यही पॉइंट तो मैंने बताया कि ये दुर्बलता मंडल हो गया। क्या हो गया? दुर्बलता मंडल। आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ना? ओके। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर्स। ठीक है, दुर्बलता, दुर्बलता मंडल। तो यही तो दुर्बलता मंडल बताया मैंने। और वही चीजें यहाँ पे टिप्पर में लिखी हुई हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ठोस अवस्था में है, लेकिन इसका, अब देखो पूरी की जो, पूरा जो मेंटल है अपना ये वाला, ये जो अपना पूरा भाग है, ये क्या है? ठोस है। क्या है? सॉलिड। सॉलिड है, इसको सॉलिड बोला जाता है। जो पूरा मेंटल है सॉलिड है। बट जो इसकी बीच की ये वाली लेयर जो है, ये जिसको हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल क्या होता है? पिघला हुआ अवस्था में होता है। अब देखिए, ये हो गया इतना है। ये अपना यहाँ पर क्या है? ये वाला पार्ट जो है कोर है, यानी कि अंदर का पार्ट है। ये जो बाहरी कोर है, ठीक है, बाहरी कोर हो गया। ये आंतरिक मेंटल हो गया, यानी कि ऊपरी मेंटल हो गया। ठीक है, और ये निचला मेंटल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, और निचला मेंटल है, यहाँ पर क्रस्ट है, ये मेंटल है पूरा। ये वाले जो पार्ट है मेंटल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अब, अपने चलते हैं कोर की तरफ। क्या चलते हैं? कोर की तरफ। अब देखिए, जो कोर होता है सबसे भीतर का भाग होता है। हम लोग जब सूर्य को पढ़ रहे थे, सन को पढ़ रहे थे, जो कि एक तारा है, तो उसके भी पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे। ठीक है, जो सबसे अंदर का भाग था, जिसको हम कोर ही बोलते थे। क्या बोलते थे? कोर। उसका टेम्परेचर हाई होता था ना, वैसे ही क्या है, यहाँ पर भी जो कोर होता है, पृथ्वी का जो कोर है वो भी गर्म। अब आप लोग कहेंगे कि भाई पृथ्वी ऊपर से तो गर्म नहीं है, अंदर से क्यों गर्म है? तो इसका कारण है, जब पृथ्वी का क्या हो रही थी, उत्पत्ति हो रही थी, तो उस टाइम पर क्या था कि चीजें जो थी, मतलब जब पृथ्वी बन रही थी तो ये आग का गोला थी। पृथ्वी क्या था? आग का गोला थी। बट यहाँ पर क्या हुआ, बारिश होती रही, काफी रिएक्शंस होती रही, उसके बाद में क्या हुआ, ऊपरी भाग तो इसका क्या हुआ, ठंडा पड़ गया। बट जो आंतरिक भाग था वो ठंडा नहीं हुआ। वही चीज है कि यहाँ पर क्या हो गया, जो कोर वाला पार्ट होता है सबसे अधिक क्या होता है, गर्म होता है। और यहाँ पर जो अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो किसके समान होता है? सूर्य के समान होता है। नाम भी सूर्य के समान, सूर्य के सेंटर के समान नाम भी है, और उसके समान टेम्परेचर भी है। ठीक है, याद रखिए। तो कोर के प्रमुख तथ्यों की अगर बात करते हैं, तो यह सबसे भीतरी भाग है। भाई इसको पढ़ना ही क्या है तुम्हें, नॉर्मल सी बात है। ऊपर आंखें बंद करें कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। कोर सबसे बीच में है, यानी कि सबसे नीचे है। ठीक है भाई, ये तो सबसे भीतरी परत हो ही जाएगी, नॉर्मल सी बात है। इतना यार बेसिक नॉलेज होता है। गहराई की अगर बात करते हैं, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के इतना 6371 किलोमीटर। अब ये जो चीज थी, ये देखिए, ये देखिए, ये जो था 6371 किलोमीटर। तो इसको हमने बोला था पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या होती है। यही क्या है, पृथ्वी की रेडियस। ये होती है पृथ्वी की रेडियस। याद रखिएगा बिल्कुल, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, जो बात करते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी की जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो इतनी होती है। और अभी मैंने पढ़ाया था कि मेंटल की जो दूरी होती है वो खत्म हो जाती है 2900 किलोमीटर के ऊपर। तो 2900 के लेकर के उसकी त्रिज्या है, जहां तक उसका सेंटर वाला पॉइंट होगा, यानी कि ये जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा बीच का, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। और जब यहाँ पर इसकी इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये क्या था, एक और है, ये मेंटल है। तो मेंटल यहाँ पर खत्म हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर कहीं पर मेंटल होगा, तो मेंटल से लेकर के इसकी दूरी कितनी है, तो 2900 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2900 से, और जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ तक, कितनी दूरी हो जाएगी इसकी। पृथ्वी के आयतन की बात करते हैं। इसका आयतन जो होता है 15 से 16% होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्रस्ट का मैंने कितना बताया था, क्रस्ट का आयतन कितना होता है, तो 1% होता है। इसका कितना परसेंटेज है, तो 15 से 16% है। और इसके द्रव्यमान की बात करूं, और द्रव्यमान कितना होता है, तो 32% होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। अब देखो, जो कोर होता है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है मैंने। जो भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट होता था, क्रस्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और सेम क्या हो रहा है, हम यहाँ पर कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है बाह्य कोर, जिसको हम आउटर कोर बोलते हैं,
एक चीज होती है क्या, आंतरिक कोर यानी कि आइनर कोर, ठीक है, दो तरीके की। अब देखिए इसकी गहराई कितनी होती है, 2900 से इतना चलता है। देखो यहाँ पर फिगर जो था अपना, ये कोर वाला। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, इसको हमने यहाँ से बांट दिया, ये हो गया अपर, ये अपर हो गया, ओके, ये अपर हुआ, ये क्या होगा, लोअर होगा। अपर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, टेम्परेचर तो सबसे हाई होता है, यानी कि अप्रोक्स 6000 या मानकर चलते हैं 5200 प्लस डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है। अब देखो अपर क्रस्ट, जो अपर कोर है, ये अपर कोर और लोअर कोर, इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। अगर हम अपर कोर की बात करते हैं तो अपर कोर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, वो सॉरी नहीं, हाँ तरल अवस्था में होता है। ये क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर चट्टाने क्या होती है, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। और लोअर जो कोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये किस में होता है, तो ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सॉलिड। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी देखते हैं। यहाँ पर इसकी गहराई होगी 2900 किलोमीटर से 5150। अब देखिए यहाँ पर ये जो इतनी लेयर जो है, ये वाली लेयर, दूसरा पेन ले लेते हैं, या ये देखो ये वाली जो लेयर है इतनी, ये कितनी, हमने बोला था कि जब क्या हो रहा है यहाँ पर 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर जा रहा था, वो यहाँ पर 29 का आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो 2900 किलोमीटर यहाँ तक था, ठीक है। अब मैंने बोला जब अपर कोर की बात, तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150, ये कितना है, 5150, ये किसके बीच की दूरी है, तो ये सिर्फ अपर कोर की है, अपर कोर की। मैंने क्या बोला, अपर कोर, दो पार्ट्स में ना, अपर कोर और लोअर कोर। तो अपर कोर की दूरी कितनी है, 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अवस्था क्या होती है इसकी, पूर्ण अवस्था क्या होती है, तरल होती है। मैंने क्या बताया, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में क्यों पाया जाता है, देखो जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि हर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। अब जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सोचो जितना नीचे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, उतना टेम्परेचर हाई होता जाएगा, हाई होता जाएगा, हाई होता जाएगा। अब जब हाई हो जाएगा तो, और मैंने बताया था हाईएस्ट जो खोदा गया गड्ढा है वो 12 किलोमीटर का। एंड 12 किलोमीटर में क्या हुआ, जब मशीनें वहां पर गई तो पिघलने लग गई। तो सोचो जब नीचे का जो चट्टाने वगैरह होती हैं, हम तो 12 किलोमीटर गए, और जो रेडियस उसका है कितना, 6371 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं इसकी आउटर कोर की, यानी कि 2900 के जब नीचे चले जाएंगे हम, तो टेम्परेचर हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा तो वहां पर चीजें जो होंगी, नॉर्मल सी बात है, पिघलने की अवस्था में होगी, प्लाज्मा अवस्था में होगी, लिक्विड अवस्था में होगी, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम इसी को छोड़ करके बाहर कोर को, आउटर कोर को छोड़ देते हैं, जब इनर कोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर चीज सॉलिड है, टेम्परेचर उतना ही है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्षण में चीजें क्या हो जाए लिक्विड, और एक क्षण में चीजें हो जाए सॉलिड। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं अगर इसकी, तो जब मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है, उसी के साथ साथ में क्या होता है, जो प्रेशर होता है, यानी कि दाब जो होता है, दाब भी बढ़ रहा होता है। अब जब दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसी के साथ घनत्व भी बढ़ रहा है। तो जो प्रेशर है, जो घनत्व है, वो इतना हाई हो जाता है कि उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है पिघलना। जब हम लोग इनर कोर में पहुंचते हैं तो उसकी कैपेसिटी से बाहर चीजें हो जाती हैं, एंड वो लिक्विड फॉर्म में बदल ही नहीं पाता है। टेम्परेचर उतना ही हाई होता है, लेकिन वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती है। जो चट्टाने होती हैं अपनी, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट वगैरह, वो पिघलती नहीं है वहां पर, ये बात होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बता दिया आपको कि जो बाह्यकोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। और साथ ही साथ यहाँ की विशेषता क्या होती है कि जो एस तरंगे होती हैं, यस तरंगे, वो क्या करती हैं, यहाँ से गुजर नहीं पाती हैं। मैंने कल ही बताया था, मैंने फिगर बनाकर आपको बताया था, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो फिगर, मतलब फिगर जब मैंने बताया था
कि जो एस तरंगे होती हैं, जो छाया क्षेत्र के बारे में कल पढ़ाया था मैंने, तो एस तरंगे मैंने बताई थी कि जो 90 डिग्री यानी कि 105 डिग्री के बाद से क्या होता है कि वो जा ही नहीं पाती, यानी कि अंदर जो कोर का पार्ट होता है वहां पर जा नहीं पाती। और मैंने बताया था कि जो एस तरंगे होती है किस में चलती हैं, सॉलिड में चलती हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो उसकी अपनी जो कोर होती है, कोर का अपर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट, वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में, तो वो अंदर जा ही नहीं पा रही है। जब वो अंदर जा नहीं पाती हैं तो वही लिखा है यहाँ पर पॉइंट कि एस तरंगे जो होती हैं यहाँ से नहीं गुजरती, कहाँ से, आउटर लेयर से। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, बताते रहिएगा भाई। आंतरिक कोर की बात करते हैं। अब इसकी गहराई कितनी है, मैंने बताया 5150 तक तो कौन हो गया, आउटर कोर। तो 51 से 50 से लेकर के 6371 यानी कि उसके सेंटर तक क्या हो जाएगा, इनर कोर हो जाएगा। 5100 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। तापमान की बात करते हैं, अत्यधिक। देखो तापमान यहाँ का जो होता है अत्यधिक उच्च होता है। तापमान कैसा होता है, अत्यधिक उच्च होता है, मैंने बता दिया सूर्य के समान होता है। सूर्य में इतना टेम्परेचर है भाई, उसके मतलब 8 मिनट मतलब इतना दूर है, हमारे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। उसकी जब किरणें यहाँ पर गिरती हैं तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो अंदर सोचिए कितना टेम्परेचर होगा जब वहां से किरणें आ रही हैं। और किरणें आने से क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री आज के टाइम पर हो रहा है, यानी कि जो अभी जून चल रहा है तो जून के महीने में 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। तो सोचिए कि जब टेम्परेचर नीचे होगा कितना हाई होगा, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग जाएंगे तो धुआं। बात करते हैं इसके संगठन की, तो इससे किससे बना होता है। तो देखो मैंने बताया, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो क्रस्ट वगैरह होती हैं उनमें क्या बना होता है, एल्युमिनियम वगैरह पाया जाता है, हल्की धातुएं पाई जाती हैं। और जो कोर होता है वहां पर लोहा हो गया, इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं, यानी कि ठोस चीजें होती हैं, यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया मुख्य रूप से क्या होता है, लोहा, लोहा पाया जाता है और निकल पाया जाता है। लोहा पाया जाएगा और निकल पाया जाएगा, ठीक है। और तापमान अत्यधिक होता है और इसकी अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। आउटर लेयर क्या होता है, पिघला हुआ, यानी कि तरल अवस्था होती है। और बात करते हैं इनर कोर की, तो वो क्या होता है, सॉलिड अवस्था होता है। देखिए आगे, अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना। देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, अभी के मान्य जो मतलब जो अभी की जो मान्य थ्योरी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। बट बात करते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब स्टार्टिंग हुई थी कि इसकी हमें मतलब इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि पृथ्वी के नीचे क्या है, कैसे है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, सुनामी कैसे आती है। और जो मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई है तो मतलब क्योंकि इंडिया का जो इंडिया अपना है वो पहले दूसरे कॉन्टिनेंट में था, वो एशिया में कैसे एडजस्ट हो गया आकर, इन सभी चीजों के बारे में मतलब अध्ययन करने की बात आती है। तब उस टाइम पर क्या होता है, एक थ्योरी दी जाती है जिसको रासायनिक संरचना बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिया के क्या थे, प्रसिद्ध भूगोलकर्ता थे, कौन भूगोलकर्ता थे, जिनका नाम एडवर्ड स्वेस था, याद रखिएगा। तो एडवर्ड स्वेस साहब जो थे उनके दिमाग में आता है चलो ठीक है हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर इन्होंने अध्ययन किया एंड इन्होंने क्या हुआ, अपनी 3 सीमाएं दी। जैसे कि अभी के टाइम पर हम पढ़ रहे हैं ना, भूपरपटी हो गया, मेंटल हो गया, उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं कि नंबर 3 पर क्या आता है, हाँ कोर आता है। उस तरीके से इन्होंने 3 चीजें दी। कौन कौन सी 3 चीजें दी, एक का नाम था सियाल। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर एक का नाम क्या था, सियाल था। एक का नाम सीमा था, एक का नाम नीफे था। और इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने किसके रासायनिक तत्वों के आधार पर बांटा है, जिसके अंदर क्या था, सिलिका और एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे की स्लाइड में दिया हुआ है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो पहले ही उन्होंने बताया था सियाल। सियाल कैसे लिखा हुआ है आपको, देखो दिखाई दे रहा होगा, SIAL। आपको देखने में क्या लग रहा है, सियाल का देखने में आपको क्या लग रहा है, मतलब फील क्या आ रहा है। AL से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा। इससे बन गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इससे तो बन गया एल्यूमिनियम, किससे, मतलब एल से, यानी कि एल क्या होता है, किसका होता है, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब SI से क्या बनेगा, बताइए, SI से क्या बनेगा, तो इससे बनेगा सिलिका, सिलिका बनेगा, क्या बनेगा, सिलिका। वही यहाँ पर लिखा हुआ। सियाल के परिचय की या स्वेस के द्वारा बताई गई पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ऊपरी परत अभी मैंने क्या पढ़ाई थी, भूपरपटी यानी कि क्रस्ट। तो क्रस्ट को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं सियाल। ये रासायनिक संरचना के आधार पर है सियाल। अब हो गया क्या, स्वेस ने बता दिया कि ये सबसे ऊपरी परत है, हो गया। सियाल का जो संगठन है यानी कि इसके अर्थ की बात करते हैं, किससे बना है,
तो इसमें दो चीजें बताई गई, उन्होंने क्या बताई, दो चीजें हैं किसमें, क्रस्ट के ऊपर। एक तो सिलिका होता है अपना, हो गया सिलिका, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। इन चीजों को याद रखिए, सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है, ये उन्होंने बताया। किसने बताया, सुएज साहब ने बताया। अब देखो गहराई की इसकी बात करते हैं, यह लगभग 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। उन्होंने बताया कि जो ये होती है इस टाइप से, यहाँ पर देखते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो ये ऊपरी परत होती है वो कितनी होती है, 30 किलोमीटर से कितनी है, हाँ 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, तो ये होती है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, उन्होंने बताया कि ये जो लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है, सियाल। सियाल, जो सियाल होती है, तो अपनी जो सियाल है उसकी जो बात करते हैं गहराई की, यानी कि जो डेप्थ की बात है, तो 40 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 300 किलोमीटर तक रहता है। यानी कि ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये क्या है, गहराई की अगर बात करते हैं तो कितनी है, तो 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 से 300 किलोमीटर तक। अब अगर इसके घनत्व की बात करते हैं, घनत्व क्या होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कितनी है, तो देखिए इसका औसत घनत्व जो होता है 2.7 होता है, 2.7, ठीक है, 2.7 याद रखिए। तो 2.7 से लेकर के 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है इसका। पृथ्वी का ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी का कितना है, कल बताया था मैंने, बताइए कितना होता है, बताइए बताइए। तो मैंने कल जो बताया था आपको, बताया था 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बताया था ना। ये किसका होता है औसत, पूरे ओवरऑल अर्थ का होता है। और इसका घनत्व क्या है, सियाल का सिर्फ 2.7 से लेकर के 3 डिग्री वो 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। सबसे हल्की परत होती है, भाई हल्की होगी, मैंने बताया था ना, सब वो तैरती रहती है, किसके ऊपर, मेंटल के ऊपर वो तैरती है, कौन, अपनी क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है भाई, तो सियाल है, सियाल क्या है, वो तैर रही है, किसके ऊपर तैर रही है, तो मेंटल के ऊपर तैर रही है। विशेषताओं की अगर बात करते हैं, तो इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ, याद रखिएगा। इसका निर्माण किससे हुआ, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसी पर महाद्वीपी तथा महासागर है। पहले ही बताया था जब क्रस्ट के बारे में पढ़ा था कि महासागरीय मतलब क्रस्ट होती है, महाद्वीपी क्रस्ट होती है, तो नॉर्मल सी बात है, महासागर इसके ऊपर होंगे, महाद्वीप इसके ऊपर होंगे, वही तो लिखा है कि इसके ऊपर महाद्वीप होते हैं और महासागर होते हैं, है ना। अब बात करते हैं इस परत में क्या होता है, अम्लीय, एसिडिक होती है, ये भी बताया था मैंने। क्या बताया था कि क्रस्ट जो होता है अम्लीय होता है, मेंटल जो होता है क्षारीय होता है। वही तो यहाँ पर है कि इस लेयर को क्या बोलते हैं, अम्लीय पदार्थों की यहाँ पर क्या होती है, अधिकता होती है। नॉर्मल सी बात है यार भाई, बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना, मजा आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं सीमा की। सीमा कोई लड़की का नाम नहीं है भाई, कि लड़की का नाम समझ लो सीमा। तो ये क्या है, एक लेयर का नाम है, लेयर का है। अब देखो सीमा कैसे हुआ इसका नाम, देखिए सीमा जो है, एस आई से तो पहले भी क्या था, एस आई था ना, उसमें क्या सिलिका, एस आई यानी कि सिलिका हुआ। एम ए से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। सिलिका और मैग्नीशियम की जहाँ पर अधिकता होती है, यानी कि रासायनिक तौर पर बांट रहे हैं, तो जहाँ पर मैग्नीशियम होगा, सिलिका होगा, वो कौन सी लेयर होगी अपनी। अब यहाँ पर सिलिका क्यों है, आप लोगों ने दिमाग लगाइए, सिलिका यहाँ पर क्यों दे रखा है, क्यों होता है यहाँ पर सिलिका। तो मैंने अभी 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 जस्ट थोड़े टाइम पहले बताया कि जब भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब इसकी जो लेयर होगी, अब यहाँ पर ये तो अपना क्या था, सियाल था, और ये सीमा है, ये क्या है, सीमा, ये सीमा है। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जो ऊपरी जो परत होगी इसकी, ये वाली परत, यहाँ पर किसी ना किसी का प्रभाव पड़ेगा ना भाई, सियाल का थोड़ा प्रभाव पड़ेगा ना। तो जो सियाल है यानी कि जो एसआई है यानी कि सिलिका है, वो यहाँ पर भी सिलिका होगी ना। तो यही तो बात है कि यहाँ पर सिलिका भी है, मैग्नीशियम भी है, बस। देखिए तो यहाँ पर सिलिका है और मैग्नीशियम। बात करते हैं इसके स्थान की, तो सियाल के ठीक नीचे स्थित होता है, भाई मध्य में बोल तो। क्रस्ट कहाँ, वो मेंटल कहाँ था, तो मध्य में था। सीमा कहाँ होगी, मध्य में होगी, भाई नॉर्मल सी बात है। उसको बोल दो कि उसके ठीक नीचे रहती है, किसके नीचे रहती है, सियाल के नीचे रहती है या क्रस्ट के नीचे रहती है, नॉर्मल सी बातें हैं। गहराई की बात करते हैं, 300 किलोमीटर से जब हम जाएंगे 2000 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की जो दूरी होती है, गहराई होती है, वो किसकी होती है, सीमा की। यहाँ पर बात करते हैं घनत्व की, तो डेंसिटी क्या होती है इसकी, बढ़ती है।
मैंने बताया जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे की तरफ बढ़ेंगे घनत्व तो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब घनत्व तो बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। अब डेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रही है। वहां पर क्या थी, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, यहाँ पर क्या हो रही है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ जाती है ना। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हर चीज क्लियर होगी। जितना नीचे जाएंगे घनत्व तो बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो जो सीमा वाला जो पार्ट है, यानी कि जो मेंटल वाला पार्ट है, उसमें क्या होगा, घनत्व उसका बढ़ता जाएगा। निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ ये जो चट्टाने होती है बेसाल्ट होती है। मैंने क्या बताया, जो अपनी क्रस्ट होती है, जो कि अभी मैंने क्या पढ़ा, सियाल पढ़ा था। सियाल की जो परत थी किसके बनी, मतलब किस चट्टान की थी। तो आप लोगों को बोलेंगे अच्छा वो सियाल सियाल तो बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी। सर मैं भूल गया सर। अब भूलोगे भाई ऐसा ही होगा। तो वो बनी थी अपनी ग्रेनाइट की। और जो अपनी ये होती है यानी कि सीमा, वो बनती है बेसाल्ट की, ठीक है। और यहाँ का जो क्षारीयपन होता है, यानी कि इसका रासायनिक रूप जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। मैंने अभी बताया जो क्रस्ट होती है यानी कि सियाल, वो क्या है, अम्लीय है। नीचे वाली क्षारीय। भूमिका की बात करते हैं इसकी, तो महासागरों का बेस यानी कि महासागरीय क्रस्ट का निर्माण इसी परत से हुआ है। अब जो महासागरीय क्रस्ट है इसका निर्माण किससे हुआ, भाई इसकी जस्ट ऊपर ही तो क्या है, महासागरीय मतलब क्रस्ट है। तो महासागरीय क्रस्ट जब इसके ऊपर है, जिसके ऊपर, सियाल के ऊपर, तो नॉर्मल सी बात है उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। जो आसपास की चीजें उनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा, पड़ेगा भाई पड़ेगा। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के समय मैग्मा इसी परत से निकलता है। मैंने क्रस्ट में भी यही बताया कि क्रस्ट में होता है दुर्बलता मंडल, वहां से मैग्मा निकलता है। और सियाल भी क्या है, मेंटल ही तो है। इसको अगर हम मेंटल बोलते हैं तो क्या कोई गलत है, इसको अगर हम मेंटल बोल दें, इसको हम मेंटल बोल दें, कोई गलत साबित कर सकता है क्या इसको मेंटल बोलने से, नहीं कर सकता भाई, वही चीज है। बस उसका थोड़ा है कि ये चीजें पहले निकाली गई थी, उसके बाद में भू प्रॉपर्टी आया, मेंटल आया, कोर, ये बाद की चीजें हैं। लेकिन हमने उसको पहले पढ़ा क्योंकि उससे रिलेट कर पाएंगे हम इन चीजों को। देखिए अब निफे की बात करते हैं। निफे भाई, हर जो धातु वहां पर पाई जा रही है उसी धातु के नाम पर उसका क्या है, मतलब नाम रख दिया गया है। अब निफे की बात करते हैं। एनआई से क्या होगा और एफई से क्या होगा, इन दो तत्वों से मिलकर बना होगा। अब देखिए मेंटल जो होता है भूप्रटी या पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। क्रस्ट में भी यही था, वो कोर में भी यही था। निफे, एनआई और एफई, एनआई और एफई। तो निफे का मतलब हो गया निकिल और फेरम। फेरम का मतलब हो गया लोहा यानी कि आयरन। क्या होता है, आयरन, आयरन हो गया। तो निकेल और आयरन पाया जाता है। मैंने बताया भी था आपको कोर के, मतलब जब कोर पढ़ा रहा था मैं, कि जो अंदर का भाग होता है वो लोहे से बना हुआ होता है। कल बताया था मैंने, आज भी बताया कि जो अंदर का भाग होता है वो किससे, लोहे का बना होता है, सॉलिड होता है बिल्कुल, अंदर का जो इनर पार्ट होता है। तो निफे यानी कि निकेल भी पाया जाता है। निकिल क्या है, एक भारी पदार्थ है। वैसे ही लोहा यानी कि फेरम जो होता है वो भी एक भारी पदार्थ होता है, ठीक है। गहराई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर से शुरू होकर के 6371 किलोमीटर तक जाती है। वही चीजें हैं यार भाई, पढ़ लेना। अब बात करते हैं घनत्व की। भारी धातुओं की मौजूदगी के कारण इस परत का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भाई, अंदर गए घनत्व बढ़ा, कितना बढ़ गया, 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। याद रखिएगा। औसत कितना है, 5.5 ग्राम, पृथ्वी का औसत घनत्व, तो 5.5 ग्राम। कोर का कितना है, तो 11 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल का कितना होगा, तो मेंटल का हो जाएगा 4.5 के करीब। कष्ट का कितना होगा, तो 3 के करीब। तो इस तरीके से चीजें याद रखनी है। देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या होता है, अपना चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अपना चैप्टर जो होता है यहीं पर कंप्लीट होता है। दुर्बलता मंडल आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, मेंटल के बारे में पढ़ लिया, कोर के बारे में पढ़ लिया। अब एमसीक्यू लगा लेते हैं। अब आपका जांच होगा कि आप लोगों ने कहां कहां पर गलतियां करी हैं। अगर आपने ध्यान से क्लास को पढ़ा है, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप अगर 30 क्वेश्चन है मेरे पास, 30 में 28 तो आप कर ही देंगे। और इससे आपके क्या हो जाएगा, जांच भी हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जांच हो जाएगी कि हाँ भाई आपने कुछ पढ़ा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, ठीक है। करिए भाई। पहला क्या है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर तापमान और घनत्व बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर घटती जाती है। सही बात। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं,
इसीलिए वे वाहक से नहीं गुजर पाती हैं। सही बात। आउटर कोर, वाहक में पी तरंगों की गति बढ़ जाती है क्योंकि वह तरल अवस्था में है। अब चलिए बताइए, ये आप लोगों के ऊपर है, हम साइड में हट जाते हैं। बताइए बताइए। बताइए बताइए भाई। तो देखिए, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, मैंने बताया घनत्व तो भी बढ़ता है, यानी कि डेंसिटी बढ़ती है, दाब यानी कि प्रेशर भी बढ़ता है, तापमान यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, तीनों चीजें बढ़ती हैं। और ये जो यहाँ पर लिखा है, लेकिन गहराई के साथ में बढ़ती, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जब 100 किलोमीटर के पार हम जाते हैं ना, तब 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, यानी कि जो उसकी दर थी वो कम हो जाती है, मतलब दर परिवर्तन होता रहता है। स्टार्टिंग में अभी मतलब अभी मैं गड्ढा खोदना शुरू करूंगा तो क्या होगा, 32 मीटर की गहराई पर जाऊंगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर 32 पर जाऊंगा, फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, बट ऐसा करके करके मैं 100 पर पहुंचूंगा। फिर जब मैं 105 पर पहुंचूंगा, तब क्या होगा, 1 किलोमीटर में अंदर चला जाऊंगा, फिर भी क्या वो होगा, 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा। ये बात है, यानी कि हर आधे किलोमीटर पर क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए। अब दूसरा है, यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने कल भी बताया, आज भी बताया, यस तरंगों यानी कि जो होती है वो ठोस में चलती हैं, इसीलिए वाहक रोड से नहीं गुजर पाती। मैंने बताया कि जो आउटर कोर होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, वहां नहीं जा पाती है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, यानी कि, और ये आउटर कोर जो होता है ये गलत, यानी कि ए, कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, आगे देखते हैं, इस पर विचार करिए। जो क्या है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस अवस्था में बना रहता है। मैंने बताया ना कि अंदर का भाग जो होता है ठोस होता है। कारण क्या है इसका, पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक दबाव होता है जो चट्टानों के गलनांक को बढ़ा देता है। यही तो बताया भाई मैंने, अभी अभी बताया मैंने कि भाई जब अंदर की जो होती है वो सॉलिड होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होता है, वहां की डेंसिटी ज्यादा हो रही होती है। तो भाई तो है ना, जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसकी वजह से ही तो क्या हो रहा है, उसी की वजह से तो उसका गलनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या होगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है, और ए आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ए। दूसरा क्वेश्चन, दुर्बलता मंडल जो होता है, यानी कि स्टेनोस्फेयर, पृथ्वी के दुर्बलता मंडल से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह निचले मेंटल का हिस्सा होता है जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। यह पूर्णतः ठोस अवस्था में होता है। इनमें से क्या करना है, कौन सा सत्य है, हाँ सत्य बताना है। यह पूर्णतः ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। और यहाँ भूकंपी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यह मेंटल का ऊपरी हिस्सा है और मैग्मा का मुख्य स्रोत भी है। यह मेंटल का कौन सा, दुर्बलता मंडल, हाँ। और यहाँ से क्या है, मैग्मा का, अब मैंने बताया था दुर्बलता मंडल से क्या होता है, मैग्मा निकलता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैग्मा ही तो निकल रहा है, ये लिखा है। यह मेंटल का ऊपरी हिस्सा है और मैग्मा का मुख्य स्रोत भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। देखिए आगे बताइए, कोला डीप बोर होल, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, पहला दिया है, यह मानव निर्मित अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। बिल्कुल सही बात है, मानव के द्वारा खोदा गया सबसे मतलब गहरा गड्ढा कितना है, यही है कोला डीप। कितना है, 12 किलोमीटर। भाई यहाँ पर भी लिखा है 12.2 किलोमीटर, इसकी गहराई लगभग 12.2 किलोमीटर, बिल्कुल सही है भाई। यह दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध हीरे की खान के पास स्थित है। नहीं, कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग बताइए भाई। मैंने कल बताया था कि ये जो कोला है, कोला डीप बोरहोल, ये कहाँ पर है। तो मैंने बताया था ये कहाँ है, रूस में, रसिया के अंदर। किसमें है, रसिया के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा सही है, यानी कि पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, ठीक है। पी वाई क्यू देखते हैं। अब देखो यहाँ पर पी वाई क्यू जो है रीअरेंज हो गए हैं थोड़ा, बट आप लोगों को दिक्कत लेने की बात नहीं, रीअरेंज क्यों हुए हैं, उसका कारण ये है कि मिक्स कर दिया मैंने। पहले मैंने बनाया कि चलो ठीक है, सब इजी इजी एक तरफ रख देते हैं, मीडियम वाले एक तरफ और हार्ड वाले एक तरफ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि सबको मिक्स कर देता हूँ, मजा तभी आएगा। तो आप लगाइए, अब आप देखिए, जो पीवाई क्यू नंबर 1, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। सबसे सिंपल है भाई, हर कोई बता सकता है, बताइए। तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है जिसको हम बोलते हैं भूपर्पट्टी बोलते हैं, ठीक है।
पृथ्वी की किस परत को सियाल के नाम से जाना जाता है? याद रखिए, सियाल, सीमा, सीमा बीच में, चार लोगों के बीच में कौन बैठा है? सीमा बैठी, यानी कि मध्य का भाग सीमा। तो पृथ्वी की किस परत को सियाल के नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से किसको जानते हैं भाई? भूपर्पट्टी को बोलते हैं भाई, भूपर्पट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? अब यहां पर देखो, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, दोनों में अंतर है। भूपर्पट्टी में धातु और तत्व, देखो धातु की बात करते हैं, वो तत्व की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए तत्व में क्या है, सबसे अधिक पाया जाता है तो वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, यानी कि जो अपना भूपर्पट्टी होता है उस पर, भूपर्पट्टी पर अगर हम बात करते हैं, इसका परसेंटेज कितना है, तो अप्रोक्स 47%। मतलब पूरा, मतलब जो अपना भूपर्पट्टी है, क्रस्ट है, उस पर 40% क्या है? 47% ऑक्सीजन है। नंबर 2 की अगर बात करी जाए, अगर पूछ दिया भूपर्पट्टी में सर्वाधिक दूसरी, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है, तो वो अपना सिलिकॉन हो जाता है। ये क्या है? तो ये सेकंड नंबर पर आता है, यानी कि सेकंड, सेकंड तत्व है। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना होता है? अप्रोक्स वही 27 या 28% के करीब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, धातु कौन सी है? धातु, तो धातु की बात करता हूं, मैंने बताया था लास्ट में क्या होता है, धातु कौन सी होती है? धातु मैंने बताया क्या होता है, लोहा होता है। नॉर्मल सी बात है ना, ये तो आपको बता ही चुका हूं ना मैं, कि ये क्या होता है, लोहा। ठीक है, तो क्या हो गया, लोहा। भूपर्पट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु लोहा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रस्ट के बारे में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, तथ्य सही है? ठीक है, देखिए, महासागरीय क्रस्ट बेसाल्टिक है और महाद्वीपीय क्रस्ट से भारी है, पहला ऑप्शन। महाद्वीपीय क्रस्ट बेसाल्टिक है और अधिक भारी है। महासागरीय क्रस्ट अधिक मोटी है। क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का 10% है। बताइए, क्या मैंने आपको यही बताया था कि क्रस्ट जो ओवरऑल है वो 1% है आयतन? बताया 1% होता है ना, तो यहाँ पर 10% लिखा है, काट दिया ना, तो ये ऑप्शन गलत। महासागरीय क्रस्ट की बात करते हैं और महाद्वीपीय क्रस्ट। बताइए, मैंने बताया था महाद्वीपीय जो होता है वो किससे बना होता है? बेसाल्ट से बना होता है ना भाई ना, मैंने बेसाल्ट ना बताया, मैंने ग्रेनाइट बताया। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट अधिक मोटी होती है, ऐसा बताया मैंने? महाद्वीपीय बताया, ये भी गलत। महासागरीय क्रस्ट बेसाल्टिक है और महाद्वीपीय क्रस्ट से भारी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर देखिए, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ऊपरी भूपर्पट्टी और निचले क्रस्ट, यानी निचली भूपर्पट्टी के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? अब हो सकता है यहाँ पर कल की क्लास में थोड़ा लास्ट के टाइम पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि भाई समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पर एक पेज लेकर के आपको समझा दूं। देखिए, जो अपनी ये क्लास, मतलब ये अपनी लेयर थी, ये लेयर है, ये हो गई लेयर। ठीक है भाई, लाल भाई मेरे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था अपना मेंटल, वो यार भाई, ये क्या था, क्रस्ट, क्रस्ट था। ये अपना क्या था, मेंटल। और यहाँ पर क्या था, ये कोर था। याद रखिएगा, ये तीन चीजें थी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इन इन सबको हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। अब यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यानी कि असंबद्धता के बारे में, असंबद्धता के बारे में। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या थी, पहली मैंने बताई थी, एक आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने। ट्रिक का नाम क्या था, कमर और गला, कमर गला, कमर गला। का से क्या हो रहा है, का नंबर 1 पर आ रहा है, तो यहाँ पर कॉनराड, कानराड, कानराड हो गया। माँ है, माँ से क्या हो जाएगा,
मोह, रा से क्या हो जाएगा रेप्टी, गा से क्या हो जाएगा गुटनबर्ग, 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 और ला से क्या हो जाएगा लेहमैन, लेहमैन। अब देखिए ये मैंने पांचों को याद करवाया था ना कल ट्रिक से याद करवाया था ना। अब आप लोग ध्यान ना देंगे तो क्या करा जाएगा बताइए। तो यहाँ पर जो कमर और गला नाम की ये ट्रिक है इसको आपको याद रखना है। का फॉर कैनरॉड, मा फॉर मोहो, रा फॉर रेप्टी, गा फॉर गुटनबर्ग, और बात करते हैं ला फॉर लेहमैन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था देखिए, हाँ ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। देखिए ऊपरी भूपरपट्टी, ये ऊपरी भूपरपट्टी है, ये निचली भूपरपट्टी है, इसके बीच की ये क्या है केन रॉड है कि नहीं, केन रॉड है कि नहीं है, तो वही तो है भाई। कहाँ गया भाई क्वेश्चन। हाँ तो कौन हो जाएगा, तो कानराड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग ये बताइए भाई। कैनराड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। देखते हैं आगे, बहुत क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना होता है, ये सभी लोग बताएंगे, जल्दी फटाफट बताइए कितना होता है। मैंने आज क्लास में कम से कम नहीं 10 बार बोला होगा कितना होता है, तो 5.5 ग्राम। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, कल से मैं बताते आ रहा हूं, तो 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर सामान्य तापमान में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर सामान्य में क्या मतलब क्या अंतर आता है, तापमान घटता है ना भाई। ऊपर जाएंगे 165 मीटर तब क्या होगा, तापमान घट जाएगा। तापमान समान रहता है नहीं, नीचे जाएंगे तापमान नहीं समान रहेगा, तापमान बढ़ता है। यस राइट आंसर, तापमान बढ़ता है भाई, नीचे गड्ढा करेंगे तापमान बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ने की सामान्य दर क्या होती है, मैंने बताया प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और दर क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थल मंडल के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, स्थल मंडल, स्थल मंडल कहाँ होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल, भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग। यहाँ पर देखिए जो अपना ये होता है, तो मैंने यही तो बताया था, ये मान लेते हैं ये लेयर्स हैं। भूपरपट्टी यानी कि ये भूपरपट्टी है और ऊपरी मेंटल, ये पूरा क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, और उसी के साथ में ये मान लेते हैं पूरा मेंटल है, ये पूरा मेंटल है, इतना मेंटल है, मेंटल, तो ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर हो गया। तो यही तो पूछा है ना कि स्थल मंडल कहाँ पर होता है, ये होता है पूरा स्थल मंडल। तो अपर क्रस्ट, वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों से मिलकर क्या क्या बनता है, भूपरपट्टी, यानी कि भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग बनता है। ठीक है, मिटाल दो भाई इसको लाला। आगे देखते हैं। दुर्बलता मंडल यानी कि एथोस्फीयर पृथ्वी की किस परत का हिस्सा होता है, मैंने आज चिल्ला चिल्ला कर बताया। आप भी, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं बात करूं तो हर साल मतलब क्या होता है, कोई भी एग्जाम ले लो आप, और यहाँ पर देखिए हर इतने हमने क्वेश्चंस करवाए हैं। ये जो है क्वेश्चन किसमें है, बीपीएससी 2018, यूपीपीएससी प्री 2015, क्वेश्चन देख रहे हो, लेवल देख रहे हो, और आप लोग कर पा रहे हो, तो समझिए चैप्टर कितना डिफिकल्ट था, बट हम लोगों ने कितना इसको आसान कर दिया है। देखिए ये है किसमें, यूपीएससी एनडीए, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन, आपने ऐसे ही हिला मतलब ऐसे ही सोल्व कर दिया। बात करते हैं यहाँ पर बीपीएससी 2016, फिर देखिए ये मैंने बताया, ये एसएससी सीएसएल 2019, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018, पृथ्वी के अंदर जाने पर सामान्य तापमान बढ़ता है, एसएससी एमटीएस 2021 का है। तापमान बढ़ने की सामान्य दर क्या होती है, यूपी ट्रिपल एससी 2016, ये सब भाई पीवाईक्यू है। और अगर पीवाईक्यू आपने सोल्व कर दिए एनडीए लेवल के, तो आप सोचिए ना कहां पर हैं आप, आपका लेवल कितना बूस्ट हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2015, स्टेट पीसीएस, भाई स्टेट पीसीएस का आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो यहाँ पर बैठकर। दुर्बलता मंडल कहां पर है, दुर्बलता मंडल यहाँ यहीं पर तो थे। दुर्बलता मंडल कहां पाया जाता है, तो मेंटल में पाया जाता है, हर किसी को पता है भाई, बताना ही क्या है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सी परत घेरती है, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है बताइए। चलिए भाई मैंने बताया था सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो मेंटल का होता है। क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में
कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताइए कौन सा। अब यहाँ पर आप क्या ऑक्सीजन नहीं मार सकते? मैंने बताया था कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अगर तत्व है तो वो है ऑक्सीजन, बट यहाँ पर आप ऑक्सीजन टिक मार ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का है, ऐसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, संपूर्ण पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में। उसने किसी क्रस्ट के बारे में नहीं पूछा, उसने किसी भूपर्पटी के बारे में नहीं पूछा, उसने संपूर्ण पृथ्वी का पूछा है। और संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो क्या है, लोहा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की परतों का घनत्व गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, क्या होता है बताइए। घटेगा ना भाई, बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। कहाँ का है, आरआरबी एएलपी 2018। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच घनत्व में अंतर के कारण कौन सी घटना होती है। निचला क्रस्ट हो गया, ऊपरी मेंटल के बीच घनत्व के कारण कौन सी होती है, तो तरंगों का अवशोषण होता है ना, नहीं होता। तरंगों की गति में कमी आती है ना, ऐसा भी नहीं होता। तरंगे परावर्तित हो जाती हैं ना, ऐसा भी ना होता। क्या होता है, तरंगों की गति में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए तो असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी होती है वहां पर। आगे देखते हैं, भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। भूपर्पटी हो गया यानी कि क्रस्ट हो गया, क्या हुआ क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप फिगर बनाइए, कमर वाली वो लगाइए, कमर गला वाली लगाइए भाई, कमर गला, भूपर्पटी और मेंटल क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट से लगाइए। मतलब इमेजिन करिए कि कमर गला यानी कि नंबर कौन से आएगा, भूपर्पटी और मेंटल, भूपर्पटी और मेंटल। भाई साहब मोह आ जाएगा ना कि नहीं आ जाएगा, मोह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। ट्रिक इतनी अच्छी है, और मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, नॉर्मल सी बात है, मैंने ट्रिक नहीं बताई, मैंने भी कहीं से पढ़ी है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी ट्रिक जो है बनाई नहीं है। बट हाँ, अगर मेरा फायदा हुआ तो आप लोगों का भी फायदा होना चाहिए, है ना। और ट्रिक से चीजें आसान हो जाती है, इसलिए ट्रिक बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग याद नहीं कर सकते, है आपके पास इतना आईक्यू है, आपके पास इतना इंटेलिजेंस है कि आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे 2 से 4 बार आपको कंठस्थ हो जाएगी। बट बात वही है ना कि अगर ट्रिक होगी आपके पास तो चीजें इलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करने वाला आसान क्या होता है, इसको आप लोग करके आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हर चीज मैं ही यहाँ क्लास में करवाने को थोड़ी ना बैठूंगा। देखिए मेंटल और क्रोड को अलग करने वाला संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, ये सभी ट्रिक से है, तो आप सभी लोग इसको अपने आप से करके लाएंगे, ये भी आपका होमवर्क है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा क्या कहलाती है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड क्या होती है बताइए, क्या होगी, तो लहमेन अशांत होगी। आगे देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रोड का निर्माण मुख्य रूप से किन तत्वों से हुआ है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड। अब क्रोड को क्या बोलते हैं, निफे, निफे, क्रोड को ही निफे बोलते हैं। निफे कहां पर है भाई, निफे, निकेल लोहा, निफे, निकेल लोहा, यही तो है निकेल और लोहा, यानी कि निफे फेरम, फेरम यानी कि आयरन, और निकेल यानी कि निकल, तो निकल है ही भाई, निकल तो निकल है ही। ठीक है, यह कहाँ का था, आरआरबी एनटीपीसी 2021। पृथ्वी का कौन सा भाग पूरी तरह से तरल अवस्था में माना जाता है, कौन सा भाग ऐसा होता है जो पूरी तरीके से तरल अवस्था में होता है बताइए। आंतरिक क्रोड होगा, बाह्य क्रोड होगा, ऊपरी क्रस्ट, निचला मेंटल। निचले मेंटल में होता है कुछ नहीं होता, सॉलिड है। आंतरिक क्रोड सॉलिड है, बाह्य क्रोड ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट गलत, ऊपरी क्रस्ट पर तो हम लोग रह रहे भाई, कहां से तरल है, बाह्य क्रोड। देखिए आगे, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का तापमान लगभग किसके समान माना जाता है, आंतरिक क्रोड का मैंने बताया सूर्य के समान माना जाता है भाई, नॉर्मल सी बात है, हर क्वेश्चन फंसेगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से किस परत की क्या है गतिशीलता से होता है, किस क्या है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण प्रमुख रूप से किस परत की गतिशीलता से होता है, बताइए किस परत से होगा, तो आंतरिक क्रोड, स्टेनोस्फीयर, बाह्य क्रोड, संपूर्ण, तो बाह्य क्रोड हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी अगर लेनी है तो सबसे प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है, कल की क्लास में बताया था, ज्वालामुखी उद्गार, ड्रिलिंग, खनन। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में क्या आता था, तापमान आ गया, घनत्व आ गया, प्रेशर आ गया, उल्का पिंड आ गए,
वो अप्रत्यक्ष थे, ठीक है। और भूकंपी तरंगे हो गई। कौन सी भूकंपी तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है? तो पी तरंग चलती है, कल ही बताया था। आगे देखते हैं। यह तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, और स्थिर है, विद्युत चुंबकीय है। तो आप लोग याद रखिएगा अनुप्रस्थ है। अभी देखो इनके बारे में मैंने ज्यादा बताया नहीं, एस तरंग, पी तरंग, इनको भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ क्यों, तब इतना डीप पढ़ा दूंगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप लोग इस बात बस भरोसा रखना है आपको। ट्रस्ट अगर आपका हमारे ऊपर होगा तो हम लोग और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कहाँ का पूछा गया क्वेश्चन है? तो एसएससी सीएसएल 2020 का। तरंगों का छाया क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ होता है? अब देखिए, अगर हम एस तरंग की बात करते हैं, कल मैंने फिगर के साथ आपको समझाया था एस तरंग का क्या होता है, पी तरंग का क्या होता है। बट अगर आपको फिगर से समझ में नहीं आया, मतलब मैं तो मानता हूँ आ जाना चाहिए था, फिर भी आप लोगों को डाटा याद होना चाहिए, जो मैंने डाटा बताया था कि हाँ, जो पी होता है वो 105 डिग्री से लेकर के 145 एक तरफ और 105 से 145 दूसरी तरफ। एस की बताया था मैंने कि अगर 105 से लेकर 105, तो कहाँ पर 105 से 105 है? तो 105 से 145 ना, 105 के बाद संपूर्ण क्षेत्र 90 से 120, 145 के आगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 105 से बाद का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है कहाँ तक होता है? हो सकता है ऑप्शन थोड़ा गलत भी हो गया हो, तो 145 डिग्री तक। 145 डिग्री के कोण तक क्या होता है? यही होता है। क्वेश्चन पूछा गया है किसमें? यूपीएससी प्री 2014। यूपीएससी, देखिए भाई, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। पी तरंगों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा असत्य होगा? तो पी तरंगों के बारे में, ये सबसे तेज होती हैं, सबसे सबको पता है भाई सबसे तेज है। क्रोड़ में गति कम हो जाती है, बताइए। ये ठोस, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य भी होती हैं। ये गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, गति कम हो जाती है। तो असत्य बताना था, असत्य, सत्य नहीं असत्य। तो असत्य क्या हो जाएगा कि ये ठोस माध्यम में भी चलती हैं। ऐसा तो नहीं है भाई कि सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलेंगी, चलती हैं ठोस में, बट क्या दिया है? केवल। और केवल जहां पर लगा हो तो वो मान्य नहीं होगा। ये केवल ठोस में चलती, केवल ठोस में नहीं, गैस, द्रव और ठोस तीनों में चलती है। केवल ठोस किसके लिए है? यस तरंगों के लिए है, यस तरंग यानी कि यस वेव के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 34 पर चलते हैं। भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंगे होती है, मैंने कल की क्लास में बताया था। एल तरंगे जो होती है सबसे घातक होती है, और इनके बारे में भूकंप के चैप्टर में तो पढ़ने नहीं वाले हैं हम लोग। तो आज की क्लास में बस इतना था। एंड आई थॉट कि आप लोगों को हर चीज समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा क्लास को। एंड बात करते हैं अगर मेरे एक्सपीरियंस की, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, मतलब स्पेशली इस चैप्टर से बहुत ज्यादा बनते हैं। एंड बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी को ऐसे छोड़ देते हैं, वो इंडियन जियोग्राफी पढ़ते रह जाते हैं। एंड 4-5 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं पेपर्स में जो वर्ल्ड जियोग्राफी से आ जाते हैं। एंड बच्चे वहां पर कंफ्यूजन हो करके या तो वो तुक्का मारते हैं वहां पर, एंड गलत हो जाता है। माइनस मार्किंग के चलते उनका जो सही होता है वो भी गलत, मतलब उसका भी थोड़ा सा पार्ट कट जाता है। तो मेरा यही मोटिव था, इसीलिए मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग करी है अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी से। क्योंकि जब बच्चे इसको छोड़ देते हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चे इसको छोड़ते हैं तो हम पहले इसी को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों का एक बेस मजबूत होना चाहिए। अब बच्चों को मैं अगर इंडियन जियोग्राफी में इंडिया के मैप के बारे में पढ़ाने लग जाऊं, तो ऐसा हो सकता है ना कि बच्चे समझ में ही ना आए, उनको प्लेट ही नहीं समझ में आ रहा। मैं प्लेट्स बता रहा हूँ, प्लेट्स नहीं समझ में आ रही है। भूकंप का बारे में बता दिया तो भूकंप नहीं पता है, हवा की बात चले तो हवा नहीं पता है। मैं इंडिया का क्लाइमेट कैसे पढ़ा दूं जब मुझे यही नहीं, मैं मतलब बच्चों को यही नहीं पता कि क्लाइमेट क्या होता है, तो मैं इंडिया का क्लाइमेट कैसे आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ? मुझे यही नहीं पता है कि भारत अगर था तो एशिया में कैसे पहुंचा, और एशिया के बारे में पढ़ने लग जाओ, इंडिया के बारे में पढ़ने लग जाओ, तो ये चीजें थोड़ा गलत होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि जितना कंटेंट आपको मिलने वाला है इन क्लासेस में, एकदम बेहतरीन मिलने वाला है। और इसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है अपने लिए, क्योंकि हम लोगों का नई नई शुरुआत है। और लेकिन बस आपका विश्वास चाहिए, आप लोग अगर ऐसे ट्रस्ट बनाए रहेंगे तो चीज़ें अप्रूव सब ठीक होता चला जाएगा। अभी टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है इतनी ज़्यादा, बट फिर भी हम लोग स्टार्ट किया है, बस आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए।
बस आप लोग अपना बनाए रखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।